व्यूअर्स, पिछले वीडियो में आपने देखा अशोक वानखेड़े जी को और उनसे बातचीत करते हुए उनसे मैं मूल्यांकन का ये सिलसिला जारी रखूँगा। और अब इस वीडियो में सबसे पहले नाम मेरे पास है आजकल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। क्या सोचते हैं आप उनके बारे में, किस तरह से उन्हें देखते हैं? मैं नितिन गडकरी जी को यदि एक शब्द में यदि उसको डिफाइन करूं तो मोस्ट प्रैक्टिकल मैन। वो प्रैक्टिकलिटी पे विश्वास करते हैं, वो थ्योरेटिकल पे विश्वास नहीं करते। हर जगह वो किसी भी चैलेंज को लेने के लिए तैयार रहते हैं। और दूसरी बात, अपने अधिकारियों पे विश्वास रखते हैं। और विकास के मायने क्या है, कोई भी व्यक्ति आज के डेट में भारतवर्ष में जो कोई नहीं जानता, जो राजनीतिज्ञों को नहीं जानता, यदि उसके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है और वो इनोवेशन के नाम से यदि गडकरी जी के पास मिलता है और गडकरी जी को मिलके, क्योंकि उनका तो खुला दरबार है, कोई भी आके मिल सकता है, जब वो देखते हैं कि इसमें इनोवेशन है, वो उस इनोवेशन को ऐसा नहीं कि अच्छा आपने कागज़ दिया मैं बाद में बात करता हूँ, वो कहेंगे कि आप कहाँ रुके हैं? हम पहाड़गंज में रुके हैं सर। कितने दिन के लिए आए हो? 2 दिन के लिए आए हो, 4 दिन करिए उसको, हम करते व्यवस्था। भाई इनका होटल बुकिंग कर दो 2 दिन एक्स्ट्रा, आप बैठिए, अब मेरे साथ चलिए। मैं मेरे इंजीनियर्स को बुलाता हूँ, सेक्रेटरी को बुलाता हूँ, फाइनेंस वाले को बुलाता हूँ, तुरंत। मतलब ही विल नॉट वेट फॉर अ डे। और जब वो बोलेगा कि ये हो सकता है, इसमें कुछ है, या कोई कहेगा कि ये सब नहीं हो सकता है, अच्छा आपका आइडिया अच्छा था लेकिन देखिए आपने सब डिस्कस किया, वो खुद सामने बिठाएंगे। ये जो बहुत रिमार्केबल क्वालिटी और इतनी ईगरनेस है। और आप यदि कुछ कहो तो कोई ऐसा नहीं कि किसी की बात के लिए कोई, उनके पास लोग भी आते हैं कि सब मेरा ही काम है, कागज़ लेके। मैंने कई बार देखा कि जब सेकंड टाइम वो फिर से 2019 में फिर चुनाव जीत के जब आए तो बुके लेके सांसद पहुंच गए, तो उन्होंने कहा कि आप सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं? हाँ। बुके लेके आए? क्यों बुके लेके आए? आप मुझे जानते नहीं हैं? कितनी बार जीत के आए? बोले सर 3rd टाइम है मेरी। बोले 3 बार सांसद होने के बाद मैं 2 बार का सांसद हूँ, हम कितनी बार मिले हैं, फिर बुके लेके आए? क्या कर लिया? मंत्री बन गया ना। मुझे बुके लेके नहीं, मुझे कागज़ लेके आइए, रोड मांगिए, कम विद द रोड, एप्लीकेशन लेके आइए, डिमांड करिए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। ना मैं किसी को हार पहनाता हूँ, ना मैं हार पहनने में मुझे बहुत तकलीफ होती है। इतना स्ट्रेट बोलने वाला। एक दिन एक छत्तीसगढ़ में बघेल साहब की सरकार थी कांग्रेस की, ये गए छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे रोड दे दिए। तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो था मिलने आया, शाम का टाइम था, संयोग से किसी इशू को लेके मैं पूछने उनके पास गया था। तो उन्होंने कहा बैठो अशोक, तो छत्तीसगढ़ का आया, बुके दिया। फिर उन्होंने कहा किस लिए बुके भाई? नहीं सर आपने बोले छत्तीसगढ़ में बहुत रोड दे दिए। बोले बैठो। बोले छत्तीसगढ़, और मुझे बोले कि छत्तीसगढ़ पाकिस्तान में कब से चला गया? बोले नहीं पाकिस्तान कहाँ से जाएगा, छत्तीसगढ़ तो भारत में ही है। तो बोला मैं भारत का मंत्री हूँ, छत्तीसगढ़ में किसकी सत्ता है ये मुझे मायने नहीं रखता। अरे बोले 15 साल तक आपने वहाँ राज किया, छत्तीसगढ़ के लोगों ने 15 साल तक आपको सत्ता दी है। आज कांग्रेस को सत्ता दी तो उनको रोड नहीं दूंगा क्या? और जो लोग मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र जाएंगे तो क्या छत्तीसगढ़ से उड़ के जाएंगे क्या? रोड तो छत्तीसगढ़ से जाएगा। ये फालतू की बात मत करा करो मेरे सामने। मुझे एक बताओ, जो रोड चल रहे हैं वो ठीक है कि और चाहिए, ये बात बताओ। जो काम नहीं हो रहा होगा वो मेरे ख्याल में रहो। ऐसे कर्टसी विजिट के लिए मत आया करो। यू कम टू मी, कम विद सम प्रपोजल, कम विद सम वर्क। मैं मंत्री हूं, अब मेरे से काम नहीं करवाओगे तो कब करवाओगे? ये बहुतों से हट करके इतना स्पष्टवादी है, इतने स्पष्टवादी है कि इस स्पष्टवादी के चलते हर सप्ताह वो कंट्रोवर्सी में रहते हैं। हर सप्ताह उन्होंने भोपाल में एक बार कह दिया, बोला नेटवर्किंग, मैनेजमेंट के स्टूडेंट से बात कर रहे थे, बोले नेटवर्किंग जो है, जिसका ज़्यादा नेटवर्किंग वो किंग है आज के डेट में। बोले दाऊद इब्राहिम, क्या नेटवर्किंग है उसका? यदि दाऊद इब्राहिम निगेटिव साइड पे गया, यदि वो पॉजिटिव साइड पे होता तो आज किसी मल्टीनेशनल का मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग होता। इतना नेटवर्क है। अरे बाप रे, सारे चैनल ने शुरू किया कि दाऊद इब्राहिम को बड़ा बोल दिया, दाऊद उन्होंने कहा कि अरे मैंने एक उदाहरण दिया कि वो आदमी के पास नेटवर्किंग कैपेसिटी है, यदि वो पॉजिटिव आता, देश विकास में आता तो आज बहुत बड़ा आदमी होता। वो गैंगस्टर बन गया, आज वो एक आतंकी बन गया, आज वंचित है, आज लोग फरार है, लोग उनको ढूंढ रहे। तो कई बार बोलते समय वो कहता है कि ये पीए, ये लाल दिए की गाड़ी ये टेम्पररी है, और ये जब उतर जाते हैं तो ये पीए आपको पूछते भी नहीं है, वो ड्राइवर भी नमस्ते नहीं करता। तो आप हमेशा औकात में रहिए। और
स्पष्टवादी है, जो बोलते हैं हाँ में हाँ ना में ना, और एक 24/7 आप कभी भी नितिन गडकरी के पास जाइए, आपको ये बात होगी नहीं और क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, वो नेता क्या कर रहा है, वो बात ही नहीं करेंगे। जब भी कहेंगे कि अरे मैं अभी गया था यूरोप में, देखा एक कागज ला रहे हो, हाँ ये देखो ये पढ़ो अशोक, ये नया चीज़ वहाँ है, अपने देश में होनी चाहिए, अपने देश में क्यों नहीं होती। उनकी राजनीतिक पकड़ के बारे में क्या कहेंगे आप? राजनीतिक पकड़ है, देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी नर्सिंग उनका बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम करते हैं और उनका एक ही काम है कि मैंने तो अपना काम कर दिया, ये जनता का काम है, उनको मैं चाहिए या नहीं वो तय करे। यदि काम करने के बाद उनको नहीं चाहिए तो वो उनका विजन है, तो वो लगातार किसी को मना नहीं करते। उनके यहाँ भी कांग्रेस मतलब ताई जैसा ही है उनका भी, कि वहाँ उनके सारे राजनीतिक दलों के लोग उनके पास जाएंगे। और यहाँ तक कि राहुल गांधी ने एक बार पार्लियामेंट में बोल दिया कि गडकरी ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब ही कंपेल्ड इवन द अपोजिशन टू मेक एक्नॉलेज हिज वर्क, सो दैट इज व्हाट गडकरी इज। अब एक मंत्री से, वर्तमान मंत्री से भूतपूर्व मंत्री के बारे में, अरुण शूरी के बारे में क्या आपका मैं सोचना है? अरुण शूरी जी को एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन मानता हूँ। अरुण शूरी बाय नेचर, बाय हार्ट जर्नलिस्ट है। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे बड़े अच्छे संबंध बाद में, मतलब अभी भी मेरे उनके साथ बहुत बातचीत बढ़ी है, मेरा उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ा है। लेकिन जब चंद्रशेखर जी का पदयात्रा थी और इंदौर से चंद्रशेखर जब आए थे, तब मैं फ्री प्रेस में रिपोर्टर था इंदौर में, और तब मुझे याद है राजवाड़ा पे चंद्रशेखर की सभा हुई और चंद्रशेखर आने के पहले पूरा जनता का हुजूम शौरी शौरी के नारे लगा रहे थे। तो एक दुबला पतला आदमी सौम्य भाषा बोलता हुआ स्टेज पे आया, उसने 4-5 शब्द बोले और फिर नमस्ते करके नीचे गए। वो शौरी जी का क्रेज़ था। उसके बाद कमलेंदु कंवर हमारे संपादक थे और शौरी जी के उनकी बहुत अच्छी संबंध थे। तो कमलेंदु कंवर के यहाँ रात को डिनर पे उन्होंने बुलाया, तो कमलेंदु कंवर ने कहा कि मेरा पूरा सब एडिटर्स वगैरह ये लोग कभी फील्ड में होते नहीं, तो इनको कभी इंटरेक्शन होता नहीं, तो उन्होंने सब लोगों को, सब एडिटर्स को और रिपोर्टर्स को शौरी जी की बात की। तो शौरी जी का एक शब्द, मैं कभी भी शौरी जी को जब मैं मिला पहली बार तो मैंने इस बात का बताया उनको, तो खूब हंस रहे थे वो। तो शौरी जी ने कहा कि हमेशा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पर रिलाई करा करो। बोला जब होता है कि कोई किसी मुस्लिम नेता ने कुछ शब्द कह दिए, ये कुरान को कोट कर दिया, तो व्हाट डू? यू आस्क सम मौलवी अबाउट कुरान, so Maulavi will always give his version of what he understood. It is better you get a copy of a Quran and read it. It is in so many languages, in English, Hindi, if you want to have your Telugu, any language, you get Quran. Read Quran, understand Quran, and then see what that fellow has said and whether he is correct or wrong. So आप हमेशा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की तरफ जाइए, यदि वो आपको मिलती है तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अभी उनकी एक किताब सावरकर के ऊपर अभी रिलीज़ हुई है और बहुत, और उस सावरकर की किताब का आखिरी शब्द जो है, किताब के आखिरी पन्ने पे जो लिखा है, उन्होंने कहा इट इज़ टाइम टू सेव हिंदुइज्म फ्रॉम हिंदुत्व, और बहुत बढ़िया तरीके से बात करते हैं। हार्डकोर जर्नलिस्ट है और वही उनको ला तो लिए थे राजनीति में, लेकिन वो इसलिए नहीं चल पाए क्योंकि सही या गलत ये बोलने वाले लोग नहीं चाहिए आज के डेट में राजनीति में। मंत्रिमंडल में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मंत्रिमंडल में जनरली जो मंत्रिमंडल तय करता है वही बोलना होता है, तो वो वहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल थे, खासकर गुजरात के राइट्स के बाद जब वो अटल जी के साथ गए प्लेन में, और अटल जी ने उनको कहा कि अरुण जी मुझे समझ में नहीं आता कि मैं लोगों को फेस कैसा करूँगा इतने करने के बाद। और फिर उनका पूरा एपिसोड है, उन्होंने जो बताया कि कैसा हुआ, बाद में राजधर्म वाली बात हुई। तो अरुण शौरी के पास भी खजाना है जब आप बात करते हैं उनसे के पास, और वो डाउन टू अर्थ है। मतलब आज मैं अरुण शौरी जी से इतना छोटा और इतना जूनियर हूँ कंपेयर टू उनकी आभा, उनका काम, उनकी लिखी हुई किताबें, उनका नॉलेज, वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके हैं, इतना ज़बरदस्त है। लेकिन इसके बावजूद यदि कोई स्टोरी मेरी अच्छी लगती है, वीडियो अच्छा लगता है, तो बाकायदा मैसेज आएगा कि इट वॉज हिलेरियस अशोक, यू स्पोक सो वेल, आई रियली लव्ड इट। तो वो अभी 2 मंत्रियों का आपने उल्लेख किया और यहाँ पर आपने नितिन गडकरी और अरुण शौरी, और इसी संदर्भ में एक तीसरा नाम आता है और वो है नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख जी को एक लाइन में मैं कहूँ तो किंग मेकर है। नानाजी देशमुख यदि मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में होते, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रहते, तो नानाजी देशमुख अटल जी के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते। ही वॉज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। लेकिन उन्होंने जो बीजेपी में खासकर बलराम मोदक
जो अध्यक्ष थे बलराम माधव माधव, और उनको जिस हिसाब से हटाया गया और फिर सत्ता की राजनीति जो चलने लगी। अब उसमें आज अटल जी आडवाणी जी के बारे में हम कुछ भी कहें, लेकिन आज लोग कहते हैं कि देखो आडवाणी जी को अलग थलग कर दिया, लेकिन बलराज जी के साथ तो भी यही हुआ था। तो ये वही एक राजनीति के, तो एक सही समय पे उन्होंने अपने आप को, क्योंकि इमरजेंसी में उनका बहुत बड़ा रोल रहा। इमरजेंसी के बाद जयप्रकाश नारायण ने जो जनता पार्टी का गठन किया, प्रैक्टिकल काम में, प्रैक्टिकल इनका, तो उसमें तक नानाजी देशमुख लगातार उसमें रहे, एक्टिव में रहे। नानाजी देशमुख ने फिर उसके बाद जब ये भारतीय जनता पार्टी बनी तब वो उन्होंने निवृत्ति ले ली। उन्होंने अपना एक अलग सोशल सर्विस का काम शुरू किया, उसमें भी बहुत अच्छा काम किया। वो राज्यसभा भी बाद में लगातार बनाए गए, उनको ड्यू रिस्पेक्ट दी। लेकिन यदि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में होते, उस टाइम बीजेपी में साथ होते, तो बीजेपी के अध्यक्ष वो होते, अटल जी की जगह प्राइम मिनिस्टर होते। लेकिन उन्होंने फिर ये सोचा कि नाउ मैं किंग मेकर की भूमिका में रहूं, और आखिर तक अपने मृत्यु तक वो लगातार एज एडवाइज़र के रूप में अटल जी और आडवाणी जी के लिए रहे। और आडवाणी जी, अटल जी, चाहे प्रमोद जी, वो तमाम टीम जो थी, ये आखिरी सॉल्यूशन राजनीति में नाना जी के पास ही जाते थे। बहुत अच्छा है, देखते रहिए, हमारी बातचीत जारी रहेगी।